Hello everyone, this is Suman Verma. Today we will take class 9th Force and Laws of Motion. हम चैप्टर यहाँ पर शुरू कर रहे हैं साइंस का. हाउ डज कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कैसे करती है. तो हमें कोई ना कोई एफर्ट करना पड़ता है. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी कि रुकी हुई कोई ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है, या कि कोई धक्का देना पड़ता है, कि हिट करना पड़ता है, या पुल करना पड़ता है, खींचना पड़ता है. तो एक फोर्स क्या होता है, पुश और पुल होता है. तो फोर्स को हम क्या कहेंगे, पुश या कोई धक्का या इस तरह से खिंचाव है. तो ये इस तरह से आपने इस चीज को, ये कबड़ आपको दिखा रखी है, इस तरह से आपने यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, इधर पुश कर रहा है. तो पुश की डेफिनेशन भी और पुल की डेफिनेशन भी आपकी इस तरह से यहाँ से क्लियर होती है. व्हाट इज फोर्स. अब फोर्स क्या है. वेनेवर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक फोर्स इसके ऊपर एक्ट करता है और इसको मूव करवाता है वन प्लेस से दूसरी प्लेस में. और फोर्स कैन इनिशिएट मोशन इन द मोशनलेस ऑब्जेक्ट. इनिशिएट करता है मोशन को मोशनलेस ऑब्जेक्ट में, चेंज करता है वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट को, अल्टर करता है डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, एंड चेंज करता है शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. इनकी शेप और साइज को भी क्या करता है, चेंज करता है. तो ये सब चीजें आपका फोर्स कर सकता है. अब जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, एक मैन यूज कर रहा है फोर्स टू मूव ए स्टेशनरी लॉन, और लॉन लॉन मूवर मूवर को ये क्या करवा रहा है, मूव करवा रहा है. एक साइक्लिस्ट यूज कर रहा है बिगर फोर्स, पैडल पे मार रहा है और इंक्रीज कर रहा है इसकी स्पीड को. एक फुटबॉलर है, फोर्स कर रहा है और चेंज कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉल का. एक बेकर है, यूज कर रहा है फोर्स और डफ को, शेप को चेंज कर रहा है करी पफ के अंदर. तो ये इस तरह से क्या है, ये चीजें क्या कर रही है, पुश जो है या एफर्ट है या फोर्स जो है, उनके इफेक्ट्स को ये शो कर रहा है. अब फोर्स क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं जिनको हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस्ड फोर्स जब इक्वल अमाउंट ऑफ द फोर्स अप्लाई होता है ऑब्जेक्ट पर फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन. जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से इक्वल फोर्स क्या हुआ, आपका लगा है. तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन, अगर आपका यहाँ पर ये बॉक्स है, इधर से भी और इधर से भी इक्वल फोर्स लगा है, तो वो एक दूसरे को क्या कर जाते हैं, कैंसिल कर देते हैं. एंड दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ द रेस्ट और द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब यहाँ से भी खींच रहे हैं, यहाँ से भी खींच रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी, या फिर अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी. दे में चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब जैसे डफ है, डफ के ऊपर मान लीजिए जो आटा गूंद देते हैं हम, तो उसको रबर बॉल बना सकते हैं, किसी भी शेप में बना सकते हो. तो उनका शेप और साइज क्या हो गया, फोर्स लगा करके आपने उसको चेंज कर दिया. अब यहाँ पर जैसे ये आपका एक टेबल के ऊपर चाय रखी हुई है, तो फोर्स एक्सर्ट ऊपर की तरफ कर रहा है और वेट इसका नीचे की तरह से कर रहा है. अब हम बात करते हैं इसमें, मतलब आपका कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी बैलेंस्ड फोर्स होने की वजह से ये मूवमेंट नहीं हो रही है. तो जैसे रेस्ट पे पड़ी हुई है तो रेस्ट पर ही रहेगी. नेक्स्ट आ जाइए आपके पास अनबैलेंस्ड फोर्स के ऊपर. अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, व्हेन द फोर्सेस अप्लाइड जो होते हैं ऑब्जेक्ट पर, जब डिफरेंट मैग्नीट्यूड के होते हैं और नॉट इन द अपोजिट डायरेक्शन, जब अपोजिट डायरेक्शन में ना हो करके डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हो. जैसे यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही तरफ से आपका इस तरह से लग गया, तो दैट मीन्स कई बार क्या होता है, आपका यहाँ पर फोर्स लग रहा है सपोज 2 न्यूटन का, और यहाँ पर लग रहा है आपका 5 न्यूटन का. तो इस तरह से ये आपकी ऑब्जेक्ट होगी. तो ये आपका जब डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होते, तो ये क्या कहते हैं, सो एज टू कैंसिल, ये कैंसिल नहीं कर सकते. तो ये क्या करते हैं, स्टेट ऑफ द रेस्ट या मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं. या फिर आपने बॉक्स के ऊपर अगर यहाँ पर ये आपने फोर्स लगाया, तो ये क्या करेगा, इसको आगे की तरफ मूव करवा देगा. तो ये क्या कर रहा है, इसकी स्टेट को चेंज कर रहा है, रेस्ट को रेस्ट से मोशन में लेकर आ रहा है. एंड दे कैन कोज एक्सिलरेशन इन द मोशन. ऑब्वियसली बात है, जब आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो मोशन आएगा, तो एक्सिलरेशन आ गया. दे कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. जैसे डफ का एग्जांपल आपको दिया था, आटा को आपने फोर्स लगाकर उसकी शेप को चेंज कर दिया. तो ये इस तरह से इसके एग्जांपल्स हैं. अब यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स है, जैसे एप्पल रखा हुआ है, एक छोटा बच्चा है यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है, जो एप्पल का वेट तो कम होगा, बच्चे का ज्यादा होगा. तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स हो गए. नाउ व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज द फोर्स एक्सटेंडेड व्हेन द टू सरफेस जब कॉन्टेक्ट में आती है. हमेशा ध्यान रखना, ये आपने 8th में भी पढ़ा था, जब आपके फोर्सेस, दो फोर्सेस कांटेक्ट में आते हैं तब उनको क्या कहते हैं, हम फ्रिक्शन कहते हैं. जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इट ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. हमेशा ध्यान रखना कि ये मोशन की जो डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट आपका लगता है फ्रिक्शन. तो मोशन यहाँ पर जा रहा है, फ्रिक्शन आपका यहाँ पर जा रहा है. तो जो भी मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन, यानी कि इसको अपोज करता है. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन को आपका क्या करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा या फिर उसको अपोज करेगा.
अब हमारे फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। गैलीलियो ऑब्जर्वेशन, जब उसने ऑब्जर्व किया मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एक इंक्लाइन प्लेन पर, तो यहाँ पर एक जैसे इस तरह से इंक्लाइन प्लेन है और आपने इस तरह से मोशन को चेक करा। When a marble is rolled down on an inclined plane, its velocity increases. जब रोल डाउन करती है वेलोसिटी पर, तो इस तरह से तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ स्टार्टिंग में कुछ थी और नीचे जाते जाते इसकी इंक्रीज क्या हो जाएगी, स्पीड, स्पीड इंक्रीज यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब गैलीलियो ने आर्ग्यूमेंट किया, जब एक मार्बल डाउन फ्रॉम द लेफ्ट, अब आपका रोल डाउन होता है फ्रॉम द लेफ्ट, इट विल गो अप ऑन द अपोजिट साइड टू द सेम हाइट। अब जैसे यहाँ पर इंक्लाइन है और यहाँ पर भी इंक्लाइन दे रखा है, तो मार्बल यहाँ से रोल ऑन करते हुए जितनी हाइट से आपने ऊपर से रिलीज किया था उतनी ही हाइट से ऊपर इंक्लाइन जाएगा। तो सेम हाइट से जब इसको ड्रॉप करेंगे तो सेम हाइट तक, जितनी हाइट से आपने इसको ड्रॉप किया था उतनी ही हाइट तक ये आपका मोशन लेकर के ऊपर की तरफ जाता है। अब यहाँ पर ये आपको डायग्राम से शो कर रखा है इस तरह से कि जैसे ये मोशन से यहाँ पर आया उतनी ही इंक्लाइन आपका ऊपर की तरफ गया। इफ द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन्स अगर इक्वल हो जाए, अगर तो मार्बल वुड ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस while climbing up as travel while rolling down। तो जब ये आपका इंक्लिनेशन दोनों का इक्वल दे रखा है तो ये रोलिंग डाउन करेगा तो मार्बल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस करेगा जितना ये ऊपर की तरफ गया है। इफ यू डिक्रीज द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द राइट प्लेन, अगर राइट प्लेन का एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन इंक्रीज कर दे, सॉरी डिक्रीज कर दे, तो मार्बल वुड ट्रेवल फर्दर अंटिल इट रीचेस इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ये इतना जाएगा कि ओरिजिनल पोजीशन तक जब तक ना आ जाए तब तक ये मूव करेगा। तो ये इस तरह से यहाँ पर ये डायग्राम्स बना करके शो कर रखे हैं कि आपने एंगल को इंक्लिनेशन किया, डिक्रीज किया या इंक्रीज किया। अब इफ द राइट साइड प्लेन इज, अगर उसको फ्लैट बना दिया जाए, यहाँ पर ये इसका फ्लैट बना दिया, तो ये मार्बल ट्रेवल फॉर एवर टू अचीव द सेम हाइट, तो पूरा मूव करता चला जाएगा जब तक उसकी हाइट उसको ना मिल जाए। तो ये जब तक ना मिल जाए तब तक ये हाइट के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, मूव करता चला जाएगा। अब गैलीलियो इन्फ्रेंस कि हमें अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत होती है, चेंज ऑफ द मोशन फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल, मार्बल के मोशन को चेंज करने के लिए हमें अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत होती है। बट नो फोर्स इज रिक्वायर्ड व्हेन द मार्बल इज मूविंग यूनिफॉर्मली। लेकिन अगर कोई भी मार्बल आपका यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो हमें किसी फोर्स की जरूरत नहीं होती। इन अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट मूव करेगी एट ए कांस्टेंट स्पीड इफ नो फोर्स एक्ट्स अपॉन देम। अगर कोई भी फोर्स ना हो, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ना हो या कोई और दूसरा अनबैलेंस फोर्स भी ना लगा हो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगी वो क्या करेगी, कांस्टेंट स्पीड से क्या करती है, वो मूव करती है। कॉन्स्टेंटली वो मूव करती जाएगी। जब अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ये स्टॉप करती है, ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था, तो यहाँ से जब तक कोई भी फोर्स नहीं लगेगा तो ये क्या करते चली जाएंगी, मूव करते चले जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए, बेस्ड ऑन गैलीलियो आइडियाज न्यूटन जो प्रेजेंट है 3 लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी जिसको बोलते हैं। अब इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। तो इसकी डेफिनेशन को एक बार पहले अच्छी तरीके से समझ लेना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर रेस्ट में ही रहना चाहती है, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। whether an object is moving uniformly on the straight path or at rest, या तो वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है या रेस्ट पर है, its state would not change until and unless, इसकी स्टेट चेंज नहीं होती जब तक एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाइड नहीं किया जाता। ठीक है, इसकी क्या, यहाँ पर रेस्ट जब तक में स्ट्रेट पाथ में रेस्ट पर है या मोशन में है तो ये चेंज नहीं करेगी जब तक इसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस फोर्स हमने नहीं लगा दिया। तो ये आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है तो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही पड़ी रहेगी। अब आपने जब तक इसको किक नहीं किया, यानी कि कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया, तब तक वो कोई एक्शन नहीं हो रहा। और ऑब्जेक्ट और मोशन में कंटिन्यू कांस्टेंट स्पीड के साथ एंड डायरेक्शन के साथ तो मोशन में ही रहेगा, अनलेस एक्टेड ऑन अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये जैसे नेट इसके रास्ते में आ गया और उसने इसको स्टॉप कर दिया, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स एक लगा है जिसने इसको क्या करा है, स्टॉप किया है। अब हैंस वी कैन से, तो जो ऑब्जेक्ट है अपनी चेंज करती है स्टेट को और मोशन ऑफ द रेस्ट को। तो ये अपनी जो ऑब्जेक्ट, जो कोई भी ऑब्जेक्ट होती है हमेशा अपनी स्टेट को, जो मोशन की स्टेट है या रेस्ट में वो पड़ी है, तो उस चीज को क्या करती है, वो अपोज करती है कि दैट मीन्स अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, और अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। तो अगर रेस्ट से उसको मोशन में लाया जाता है तो वो उसको अपोज करती है। और ये जो टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट्स की स्टेट में रिमेन्स रहने की,
अपने आप यानी कि रेस्ट में तो रेस्ट में, और मूव और टू कीप मूविंग यूनिफॉर्मली यानी कि मोशन में तो मोशन में रहने की कोशिश करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। तो टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट में और कीप मूविंग यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड द इनर्शिया, उसको हम क्या कहेंगे, इनर्शिया। नेक्स्ट आ जाइए। अब आपके पास ये एग्जांपल्स हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इनमें से आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। जब आप फॉल बैक करते हैं, व्हेन एक व्हीकल जब स्टार्ट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो आप पीछे की तरफ आपको धक्का लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या होती है, रेस्ट में होती है, और ये अपोज करती है मोशन ऑफ द व्हीकल को, और इसलिए हमें क्या लगता है, पीछे की तरफ हम फॉल करते हैं और वी फॉल फॉरवर्ड। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, जब आपकी ब्रेक्स, मान लीजिए मूविंग कार के अंदर आपने ब्रेक्स लगाई, तो हम आगे की तरफ झुकते हैं। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इन ए कार, बिकॉज हमारी बॉडी क्या होती है, स्टेट ऑफ मोशन के अंदर है, और मोशन से वो क्या आ रही है, रेस्ट के अंदर आ रही है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, अपोज करेगी, और हमें क्या लगेगा, आगे की तरफ जर्क लगेगा। तो इस तरह से ये मोशन में आती है। नेक्स्ट आ जाइए, इनर्शिया एंड मास। अब इनर्शिया और मास, अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सीट बेल्ट को इस तरह से है, तो ये आपको इस तरह से आगे की तरफ जर्क लग रहा है जब आपने इस तरह से इसको स्टॉप किया है। अब इनर्शिया और मास के ऊपर हम बात करते हैं। इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड होता है अपने मास के ऊपर, तो दैट मीन्स जो इनर्शिया है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, जितना कम मास होगा उतना ही कम इनर्शिया होगा। लाइटर ऑब्जेक्ट लेस इनर्शिया, दैट इज दे कैन यूज इजिली चेंज देयर स्टेट ऑफ द रेस्ट और द मोशन। हल्की चीज होती है, जल्दी से रेस्ट में आ जाती है और जल्दी से मोशन में भी आ जाती है। हैवियर ऑब्जेक्ट में लार्ज इनर्शिया होता है, देयरफॉर दे शो मोर रेजिस्टेंस, इसलिए वो क्या करेंगे, मोर रेजिस्टेंस को शो करती हैं। हेंस मास इज कॉल्ड द मेजर ऑफ द, आप जो मास जो होता है वो क्या कहलाता है, मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये एक तरीके से उसको मेजर भी करता है। अब यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट, एक एक्टिविटी देख रहे हैं, एक इमेज जैसे हमने इस तरह से लिया है। इट इज इजियर फॉर ए पर्सन टू पुश द बकेट, जो कि एम्प्टी है, इसको तो पुश करना इजी होगा, लेकिन जो सैंड से फिल है उसको पुश करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मास ऑफ द एम्प्टी बकेट क्या है, लेस देन दैट ऑफ द बकेट। जो सैंड से फिल है उसका, उससे उसका मास क्या है, काफी कम है। नेक्स्ट आ जाइए सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन के ऊपर। सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन, द इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन इसके मास और वेलोसिटी पे करता है। फॉर एग्जांपल, ए स्मॉल बुलेट फायर एट द हाई वेलोसिटी कैन किल ए पर्सन। जो एक स्मॉल छोटी सी बुलेट जो होती है बहुत हाई वेलोसिटी पर होती है, और वो किसी एक पर्सन को किल भी कर देती है, मार भी देती है। अब यहाँ पर एक मोमेंटम की हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। तो ये हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका डायरेक्शन सेम होता है एज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। जैसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वैसे ही इसी की डायरेक्शन होती है। इसको रो से आप डिनोट करते हैं, और ऐसा यूनिट इसकी किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये किलोमीटर में होती है और ये वेलोसिटी आपकी सेकेंड में होती है, तो इस तरह से पर सेकेंड इस तरह से लिखा जाता है। तो P इज इक्वल टू एम इंटू वी, जहाँ पर m आपका मास दे रखा और v आपके पास क्या दे रखी है, वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये आपके पास इस तरह से इसकी यूनिट लिखी जाएंगी। अब हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की बात करें तो लेट द मास ऑफ द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हमने m ले लिया, वेलोसिटी v ले ली, और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैज नो वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देयरफॉर m p इज इक्वल टू m इंटू में v, ये इंटू का साइन है, और आपके पास एम वी वेलोसिटी जीरो है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम जो ऑब्जेक्ट का, यानी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब वी नो दैट जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की कैन बी चेंज बाय अप्लाइंग एन अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन इट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमने वेलोसिटी चेंज करनी है तो हम उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं। सिमिलरली जो मूवमेंट होता है ऑब्जेक्ट का कैन चेंज बाय अप्लाइंग अनबैलेंस फोर्स, तो उसको हम भी अनबैलेंस फोर्स लगा करके मोमेंटम को भी चेंज कर सकते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ द मोशन की डेफिनेशन क्या हो गई कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एडिशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो रेट ऑफ द चेंज ऑफ जो मोमेंटम है ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, जो अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि फोर्स आपके पास क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। यहाँ पर इनके ऊपर ये आपके पास फोर्स के इक्वल है, और ये फोर्स आपका किसके इक्वल है, मास इनटू में एक्सेलरेशन के ऊपर। तो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स के इक्वल होता है। अब एग्जांपल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, इनमें से क्वेश्चन जरूरी आते हैं। एक क्रिकेटर जब बॉल को कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे करता है, बैकवर्ड करता है,
ताकि फोर्स जो मतलब जो कम टाइम लगे और उससे मतलब टू गिव सम मोर टाइम, तो उसको टाइम ज्यादा मिल जाता है। जैसे हाथ पीछे करेगा तो बॉल को आने में टाइम ज्यादा चाहिए, उससे क्या होगी, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। एज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल डिक्रीजेस, जब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाता है तो फोर्स जो उसके ऊपर एक्सलेटेड होता है कैचिंग द मूविंग ऑब्जेक्ट, वो भी फोर्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इफ द क्रिकेटर अगर ट्राई करना मूविंग बॉल को स्टॉप करने की कोशिश करेगा सडनली, तो उसको क्या बहुत ज्यादा लार्ज फोर्स लगाना पड़ेगा। लार्ज फोर्स में उसको चोट भी लग सकती है, तो इसकी बॉडी हैंड क्या हो सकते हैं, हिट भी हो सकते हैं। तो यहाँ से हम सेकेंड फार्मूले को हम क्या कर रहे हैं, इसका हम एक मैथमेटिकल फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो चेंज इन मोमेंटम आपके पास क्या है, P2 माइनस P1। तो चेंज इन मोमेंटम माने कि फाइनल से आपने इनिशियल जो है आपके पास माइनस किया, तो मोमेंटम आपके पास m इंटू में v फाइनल वेलोसिटी, और ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी, तो m कॉमन ले लेंगे और यहाँ से क्या आ जाएगा v माइनस यू। और रेट ऑफ द चेंज, अगर रेट की बात करते हैं तो उसको हम t से डिवाइड कर देते हैं, और फोर्स हमारे पास क्या आ जाता है m इंटू वी माइनस यू अपॉन में t। और यहाँ से फोर्स क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शन हटा करके k इंटू में m और v माइनस यू अपॉन में t। तो k इज इक्वल टू हमारे पास ये जो वैल्यू होती है v माइनस यू, आप फर्स्ट मोशन के अंदर करके आए हैं, तो v माइनस यू इंटू में अपॉन में t आपके किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर आप इसकी जगह आप क्या लगा देंगे, ma लगा देंगे, और हमारे पास फोर्स की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, मास इंटू में एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, और एक्सेलरेशन आपके पास यानी कि a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t होता है। और 1 यूनिट ऑफ द फोर्स, 1 यूनिट ऑफ द फोर्स का मतलब यहाँ पर k जो है इंटू में 1 इंटू में 1, तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो 1 यूनिट जब सबको ले लिया तो k की वैल्यू भी यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1। हमने इस k को 1 ले रखा, और यहाँ पर फोर्स हमारे पास क्या है, m इंटू में a। तो इस कांस्टेंट को हमने यहाँ पर 1 यूनिट फोर्स के लिए लिया हुआ है, तो 1 यूनिट फोर्स में आपका k कांस्टेंट 1 आ गया, और फोर्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, मास इंटू में एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आ जाइए, अब ये डेरिवेशन कंप्लीट करने के बाद, देयरफॉर विद द हेल्प ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ द मोशन से हम अमाउंट ऑफ द फोर्स जो कि एक्सर्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और फार्मूला जो आपका बताया गया था F इज इक्वल टू एम इंटू में, तो हम देखते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्सेलरेशन के भी है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर है, मास के ऊपर भी है। सो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन फोर्स अप्लाइड। तो एक्सेलरेशन को अगर हमें चेंज करना है, तो अगर हम फोर्स को चेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। अब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन है, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो इंटू में ये सारा पर नहीं है, या फिर इसको न्यूटन भी लिख देते हैं। तो फोर्स की 2 यूनिट्स होती है, न्यूटन, किलोग्राम, मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इस तरह से आपकी 2 यूनिट्स बनती हैं, इसको मोस्ट प्रोबेबली हम न्यूटन के अंदर ही ज्यादातर लिखते हैं। नेक्स्ट आ जाइए थर्ड लॉ ऑफ द मोशन, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन इसी में से आते हैं। थर्ड लॉ ऑफ द मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। दो फोर्सेस एक्टिंग होते हैं, एक्टिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो उनको एक्शन और रिएक्शन कहते हैं। तो जैसे ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में जैसे एक बॉल है, हिट करती है ग्राउंड को, तो यहाँ पर ये तो इसका एक्शन था, और एकदम से बाउंस बैक कर जाती है, तो ये इसका क्या आ गया, रिएक्शन आ गया। तो जैसे ही बाउंस बैक किया सर्टेन फोर्स के साथ, वो उसका क्या था, रिएक्शन था। तो कहने का मतलब यहाँ पे है, अगर एक्शन हो रहा है तो उसके इमीडिएट बाद उसका क्या होगा, रिएक्शन भी होगा। तो थर्ड लॉ ऑफ द मोशन की हम यहाँ पर बात करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट करते एक फोर्स ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट, देन सेकंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली एक्सर्ट करते एक फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो जैसे आपने फर्स्ट जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो भी एकदम से फोर्स बैक करती है फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, और दीज फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, लेकिन अपोजिट होते हैं। इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, एंड दीज फोर्सेस एक्ट ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑलवेज, और हमेशा ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर लगते हैं। और इन अदर वर्ड्स, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि हर एक्शन के ऊपर एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, और जितने भी मैग्नीट्यूड और द फोर्सेस एक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट पर वो सेम होते हैं, बट एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है उनमें जरूरी नहीं है कि वो सेम हो, क्योंकि उनके डिफरेंट डिफरेंट मासेस भी हो सकते हैं, तो उनकी वजह से ये क्या होगा, एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। मान लीजिए जैसे एग्जांपल दे रखा है, जब बुलेट फायर होती है गन से, तो गन ओनली पीछे की तरफ बैकवर्ड मूव करती है, while the bullet can travel a large distance, और बुलेट लार्ज डिस्टेंस करती है। दिस इज बिकॉज जो डिफरेंट इन द मास ऑफ द बुलेट, बुलेट में और गन के अंदर मास क्या डिफरेंट है,
तो उनका जो इक्वल मैग्नीट्यूड होने की वजह से और मास डिफरेंट होने की वजह से उनका जो आपका मास डिफरेंट हुआ है, तो ये इनका जो मोशन हुआ है वो डिफरेंट डिफरेंट मोशन होगा कि आपका गन का तो थोड़ा सा स्लो हुआ है और आपका बुलेट का ज्यादा हुआ है। तो जो बैकवर्ड मूवमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिकॉइल ऑफ द गन। इसको रिकॉइलिंग बोलते हैं, हम रिकॉइलिंग फोर्स भी बोल देते हैं। तो ये रिकॉइल है। नेक्स्ट आ जाइए, अब कंजर्वेशन ऑफ द मूवमेंट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं कंजर्वेशन के ऊपर। As per the law of the conservation of the moment, sum of the momenta of the object before collision, यानी कि collision से पहले और after collision दोनों में सेम रहते हैं, that no external unbalanced force act on them, कि कंडीशन ये है कि उनके ऊपर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा। इन अदर वे कोलिजन कंजर्व करता है टोटल मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। टोटल मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि जैसे मासेस है आपका और इनिशियल वेलोसिटी मास m1 है और मास m2 है बिफोर कोलिजन, और इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 है। अब आपका ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन हो गया तो मास m1 और m2 तो रहे और फोर्स आपका ba और ये a भी है। तो यहाँ से आफ्टर कोलिजन जो आपके पास मास हुआ m1 और वेलोसिटी आपकी v1 होगी, मास m2 और ये v2। तो आपने दो फिगर को ये कंसीडर किया और दो बॉल्स जिनके अंदर सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी है एक दूसरे से कोलाइड करती हैं और कंडीशन कोलिजन से पहले कि कोई अनबैलेंस फोर्स उनके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा। इनिशियल वेलोसिटी ए की ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी बी से इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। और ये फिगर एक्सप्लेन करता है कि मूवमेंट जो बॉल का कैसे कंजर्व्ड होता है आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पर आपने मोमेंटम जो बॉल का ए बिफोर द कोलिजन वो क्या हो जाएगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन, तो एम ए इंटू में यू ए, और बॉल आफ्टर द कोलिजन एम ए इंटू में वी हो जाएगा। और मोमेंटम ऑफ द बॉल बी का निकालेंगे तो ये एम बी इंटू में यू बी, और आफ्टर कोलिजन एम बी इंटू में वी बी, ये भी आपके पास वी दे रखा है तो ये वी भी है। अगर रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉल ए करते हैं तो मास को इकट्ठा करा आपने, तो ये आपके पास मोमेंटम एम ए यू ए माइनस एम ए वी ए करेंगे, तो यहाँ से एम ए कॉमन निकाल के एम ए इंटू में वी ए माइनस यू ए अपॉन में टी, तो और ये किसके इक्वल आ जाएगा, फोर्स ऑफ एक्शन यानी कि फोर्स ऑफ ए बी के इक्वल आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हम मोमेंटम बी का निकालते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम तो एम बी इंटू में वी बी माइनस यू बी अपॉन में टी, और फोर्स ऑफ रिएक्शन एफ बी ए। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ द मोशन एफ ए आपके इज इक्वल टू एफ बी ए, यानी कि दोनों आपके क्या होते हैं, इक्वल और अपोजिट होते हैं, तो माइनस का साइन है तो दोनों को आपने इक्वेट कर दिया, दोनों को इक्वेट करके टी से टी कैंसिल हो गया। और इस पूरी ब्रैकेट को ओपन करके जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास एम ए यू ए प्लस में एम बी यू बी, यानी कि इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये फार्मूला आपको एम ए इंटू में वी ए इज इक्वल टू एम बी इंटू में वी बी, ये फार्मूला आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल्स में ये यूज होता है। और कोशिश कीजिए इस आप जो ये अभी हमने एक्सप्रेशन किया है इसको आप लिख लिख कर देखें, ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट आ जाइए, अब फैक्ट्स अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द लॉज। लॉज के कंजर्वेशन के क्या है, दे कंसीडर एज ए फंडामेंटल लॉज, इनको फिजिक्स में कहते हैं, और ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस होते हैं और इनको प्रूव नहीं करता बल्कि कैन बी वेरीफाइड या डिसअप्रूव करते हैं हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट से। तो ये आपके सिंगल एक्सपेरिमेंट एनफ होता है एक लॉ को प्रूव कर, लॉ को डिसप्रूव करने में, कि वो आपका पहले लॉ था और एक सिंगल एक्सपेरिमेंट आपने कर दिया तो ये डिसअप्रूव हो गया। जबकि एक सिंगल एक्सपेरिमेंट एनफ नहीं होता प्रूव द सेम, और सिंगल एक्सपेरिमेंट प्रूव करने के लिए सेम नहीं होता, काफी सारे एक्सपेरिमेंट आपको करने पड़ते हैं। इट रिक्वायर्स ए लार्ज नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द लॉ को प्रूव करने के लिए बड़े सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मूवमेंट वाज फॉर्मुलेटेड 300 years ago, तो 300 साल पहले ये आपका फॉर्मुलेट किया गया था। एंड देयर इज अ नो सिंगल सिचुएशन प्रेजेंट अंटिल नाउ इट डिसप्रूव्स दिस लॉ, और आज तक कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई है जिसने इस लॉ को डिसअप्रूव किया हो, डिसप्रूव किया हो। अदर लॉ ऑफ द कंजर्वेशन आपके लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम है, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज है जो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ से ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। ये आपके एक शॉर्ट नोट्स की तरह आपको यहाँ पर दिए गए हैं कि पूरा चैप्टर अगर आपने रिवाइज करना है तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली और वीडियोस आपको मिलती रहें।